बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्लड। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो हमारी है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड, और इसके बाद हम ब्लड प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कोगुलेशन एंड ब्लड ग्रुपिंग। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड। ब्लड में हम पढ़ेंगे उसकी कंपोजिशन की, उनमें कौन कौन सी एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। बाय डिफिनीशन अगर हम देख लें तो ब्लड हमारे पास बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ये फ्लूइड फॉर्म में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फ्लूइड फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ब्लड। अगर हम इसके कलर को देख लें, सो दिस इज रेड। और कहाँ पर होती है? वास्कुलर सिस्टम, जो हमारे वेसल्स है। वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन तीनों में ये प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज प्लस वेन प्लस कैपिलरीज, इन तीनों में ये पाए जाते हैं। और इसको हम कहते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ लाइफ हम इसलिए कहते हैं कि उनकी लाइफ तब मेंटेन होती है जब हमारे पास सेलुलर फंक्शन नॉर्मल होते हैं। सेलुलर फंक्शन का मतलब क्या है कि सेल जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी जो है ये हमारी बॉडी यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और वो एनर्जी यूटिलाइज होते हैं प्रॉपरली, तो लाइफ मेंटेन रहते हैं। तो इसी बेस पे ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं कि उनकी इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस तरह ये एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं कि उनकी ये हमारे सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और सेल के अंदर जो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं, तो इसकी एंड में एनर्जी बनते हैं, और फिर ये एनर्जी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इसलिए हम इसको कहते हैं कि उनकी ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर भी होते हैं। तो स्टोरेज की वजह से हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है, तो इसीलिए हम इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहते हैं? इसीलिए कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए। अगर वो बॉडी में रिटेन होते हैं तो हमारा हेल्थ जो है वो इलनेस की तरफ जाएगा, डिजीज़ की तरफ जाएगा। तो ब्लड क्या करते हैं, वही वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करते हैं टुवर्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो इसी बेस पे हम इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। जो प्राइमरी फंक्शन है ब्लड की, वैसे तो ब्लड की बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है उसमें ये है कि इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसका मकसद क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सेल के अंदर, उसको लंग्स की तरफ लेके आते हैं ताकि वो एक्सक्रीट करे और बॉडी को हेल्दी रखे, बॉडी को एसिडोसिस से बचा ले। इसके अलावा इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड हम लेते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो वो पेवर न्यूट्रिएंट जो है उसको कैरी करते हैं टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका मकसद भी एनर्जी प्रोडक्शन है। इसके अलावा हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल टिश्यू, कि उनकी फंक्शनिंग के लिए हमारे पास कोई मैसेंजर्स होने चाहिए। तो मैसेंजर या तो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और या इन द फॉर्म ऑफ केमिकल जो कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोवाइड करते हैं। तो उसी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन जो केमिकल मैसेंजर प्रोवाइड करते हैं, उसको अपने साइट ऑफ एक्शन के लिए ले जाते हैं थ्रू द ब्लड। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ by the production of antibodies।
एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें डिजीज़ से बचाते हैं। गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, तो वही वेस्ट प्रोडक्ट इसी ब्लड के ज़रिए किडनी की तरफ आती है ताकि उसको रिमूव करें और बॉडी को हेल्दी रखें। प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं तो कलर जिस तरह मैंने बता दिया, ओवरऑल अगर हम ब्लड को देखें तो इसका कलर रेड होगा, लेकिन अगर हम आर्टीरियल और वेनस ब्लड दोनों में कंपैरिजन करें तो आर्टीरियल बहुत ज़्यादा रेड होते हैं, स्कारलेट रेड होते हैं, और वेनस ब्लड जो है वो पर्पल रेड होते हैं, यानी वो थोड़ा सा ब्लूइश होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम जो है अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर किसी का टोटल बॉडी वेट जो है वो 50 किलोग्राम है, ठीक हो गया, 50 किलोग्राम है, तो उसमें हमारे पास ब्लड का जो वेट होगा वो 4 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो 8% ये बनते हैं। न्यूनेट में हमारे पास जो ब्लड है वो ज़्यादा होते हैं, 85 मिलीग्राम पर केजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे का वेट जो है वो हमारे पास नई बच्चा हो गए हैं और उसका वेट 2 किलोग्राम है, तो इसमें ब्लड 170 ml होगा। लेकिन जैसे ही एज बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम होते हैं। जिस तरह चाइल्ड में आप लोग देख रहे हैं कि 75 to 80, एडल्ट में फिर इससे कम हो जाते हैं 65 to 75 ml पर केजी, लेकिन ओवरऑल ब्लड उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होते हैं। अब मेल और फीमेल एडल्ट में फ़र्क है। मेल में हमारे पास 65 to 75 है, जबकि फ़ीमेल में 60 to 65 है। इसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल में एक तो ब्लड की प्रोडक्शन कम होती है क्योंकि उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, एक उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, दूसरा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस होते हैं। तो इसी वजह से मेल और फीमेल में फ़र्क है, मेल में ज़्यादा है और फीमेल में कम है। रिएक्शन अब एंड पीएच जो होगा तो उसका रिएक्शन स्लाइटली अल्कलाइन होगा और पीएच 7.4 होगा, लेकिन एक्चुअल अगर हम देख ले तो हमारे पास उसका 7.35 से लेकर 7.45 होगा, तो वो स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0522 to 1.061, इसमें ब्लड सेल्स की ग्रेविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड सेल में जो सॉलिड मटेरियल है वो ज़्यादा है जबकि प्लाज्मा में फ्लूइड मटेरियल ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा है। विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। वाटर से उसका जो विस्कोसिटी है वो 5 टाइम ज़्यादा है। अब ब्लड की कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो ब्लड दो चीज़ों से बना है, एक फ्लूइड पार्ट से बना है और दूसरा सॉलिड पार्ट से। तो सॉलिड पार्ट्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स आते हैं। एक है हमारे पास आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, दूसरा है वाइट ब्लड सेल और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये हमारे पास क्या बनाते हैं, उसका सॉलिड पार्ट बनाते हैं जो कि 45% ऑफ द टोटल ब्लड है, जबकि 55% हमारे पास फ्लूइड फॉर्म होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो पहले आते हैं टुवर्ड द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं एरेथ्रोसाइट्स। एरेथ्रोसाइट्स जो है जिस तरह नाम से ज़ाहिर है रेड ब्लड सेल, तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। अब रेड कलर इसका क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक किस्म की सब्सटेंस उसमें पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है दिस इज़ द कलर पिगमेंट,
जबकि ग्लोबिन जो है ये हमारे पास प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है? नाम से ज़ाहिर है ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इसमें जो अमाइनो एसिड का चेन है वो डिफरेंट है। एक है हमारे पास इसमें अल्फ़ा चेन और दूसरा है बीटा चेन। तो अल्फ़ा चेन भी 2 है और बीटा चेन भी 2 है। तो द नंबर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन चेन एंड द हीमोग्लोबिन आर 4 चेन है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा है। जबकि हीम पार्ट जो है दिस इज़ द कलर पार्ट। इसमें हमारे पास जो सेंट्रल एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं, आयरन, ठीक है। और इसके साथ 4 कार्बन एटम जो है वो अटैच हैं। सो दिस फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द हीम। अब इसका जो है ये कलर क्यों है? हीम पार्ट जो है ये कलर क्यों है? वो इसलिए है कि जब किसी मेटल के साथ 4 कार्बन चेन कंपाउंड जो है वो अटैच हो जाते हैं तो ये कलर पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कलर है वो रेड है। अगर हम यहाँ पर आयरन को रिप्लेस करें किसी और मेटल के साथ, मैग्नीशियम उसमें लगा दें, तो फिर इसका कलर रेड नहीं होगा बल्कि ग्रीन होगा, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाइकॉन्केव है, यानी दोनों तरफ जो है वो इनसाइड की तरफ बल्ज हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइकॉन्केव। राउंड है, गोल है और फोल्डेबल है। फोल्डेबल मतलब ये है कि जब ये स्मॉल कैपिलरी से पास आउट होते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह राउंड होते हैं। अब इसमें ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होती। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन जब ये स्मॉल छोटे छोटे कैपिलरी से पास आउट होते हैं तो वहाँ पर कैपिलरी का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो अब यहाँ पर 7 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर ज़्यादा है तो वो इससे पास आउट नहीं होते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर फोल्डेबल है, या अपने स्ट्रक्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं इस तरह। ताकि उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाए और फिर ये कैपिलरी से पास आउट हो जाए। लाइफ स्पेन जो है उसकी 120 डेज है, यानी 120 डेज बाद आरबीसी जो है वो मर जाते हैं। फंक्शन प्राइमरी क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। कौन कौन से? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी सप्लाई करते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 2 गैसेस पाए जाते हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल वैल्यू जो है उसके हैं 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। एक माइक्रोलीटर ब्लड में हमारे पास जो नंबर ऑफ आरबीसी होगा वो 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल तक होगा। इसके बाद आते हैं टुवर्ड द डब्ल्यूबीसी, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसको वाइट क्यों कहते हैं? वाइट इसलिए क्योंकि कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस है। जिस तरह वाटर कलरलेस है तो इसको हमें वाइट नज़र आते हैं, तो इसी तरह डब्ल्यूबीसी जो है वो भी कलरलेस है, इसलिए हमें वो वाइट नज़र आते हैं। इसका लाइफ स्पेन कम है, 2 to 15 डेज है। अब इसका रेंज क्यों दिया गया है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, तो हर एक सेल का अपना अपना लाइफ स्पेन है, तो इसलिए हमने ओवरऑल डब्ल्यूबीसी को रेंज में दिया है 2 to 15 डेज। फंक्शन इसका प्राइमरी क्या है? हेल्प एंड डिफेंस। प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका नॉर्मल वैल्यू भी कम है, क्योंकि इसका लाइफ स्पेन कम है तो ज़्यादा देर तक वो ब्लड में नहीं रह पाते, जल्दी जल्दी मर जाते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो भी कम है, वो है 4 to 11,000 पर माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 4 to 11,000 सेल होंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के।
इसको दो में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में। इस तरह मैंने बता दिया कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इंक्लूड है, तो वो सेल्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट वो सेल होंगी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होगा डिफरेंट टाइप का। तो जिस WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होगा उसको हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और इसमें हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ सेल हैं। एक है न्यूट्रोफिल जो कि हमारे टोटल 45 to 65% बनाते हैं, दूसरा है एजिनोफिल और तीसरा है बेजोफिल। तो इन तीन सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी बेस पे इसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास एक है मोनोसाइट, यानी इसके जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होगा। अब ये बात भी याद रखें कि हमारे पास जो WBC है ये न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो एग्रेन्युलोसाइट है उसमें ग्रेन्यूल नहीं होगा जबकि ग्रेन्युलोसाइट में होगा। इसमें एक है हमारे पास मोनोसाइट 2 to 8% और दूसरा है लिम्फोसाइट जो कि 45 to 65% है। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें कि जब मोनोसाइट ब्लड में होते हैं तो हम इसको मोनोसाइट कहते हैं, लेकिन जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो टिश्यू में हम इसको फिर मोनोसाइट नहीं बल्कि मैक्रोफेजेस कहेंगे। अब हर सेल में, बॉडी के हर सेल में मैक्रोफेज का डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल लीवर का एग्जांपल हम लेते हैं तो लीवर में हम मैक्रोफेजेस को कफर सेल कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हर टिश्यू में इसका अपना अपना नाम है। लिम्फोसाइट जो है वो भी तीन किस्म के हैं। एक है हमारे साथ नेचुरल किलर सेल, दूसरा है टी सेल जिसको हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रोसेसिंग जो है वो थाइमस में होते हैं। और तीसरा है बी लिम्फोसाइट जिसका प्रोसेस बोन मैरो में होते हैं, तो इसको हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब तीसरा जो टाइप है सेल का वो हमारे पास है प्लेटलेट्स या इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। दीज आर नॉट ट्रू सेल। नॉट ट्रू सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ब्लड प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो हम हवा पर एक सेल आएगा जिसको हम कहेंगे मेगाकैरियोसाइट। अब जब वो मेगाकैरियोसाइट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, तो उस छोटे फ्रेगमेंट को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर नॉट ट्रू सेल बट द फ्रेगमेंट ऑफ द मेगाकैरियोसाइट। लाइफ स्पेन इसका भी कम है, 7 to 10 डेज, और नॉर्मल वैल्यू इसका है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख ऑफ द माइक्रोमीटर। और प्राइमरी फंक्शन इसका है क्लॉटिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं RBC को भी दे सकते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। और शेप को देख ले बाई कनकेव है, दोनों साइड से ये एंडवर्ड की तरफ बल्ज हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप प्लेटलेट्स को देख ले, दीज आर द फ्रेगमेंट स्पर्म, नॉट ट्रू सेल। जबकि WBC में दो किस्म के हैं, मोनोसाइट को देख लें और लिम्फोसाइट। इसके साइटोप्लाज्म में आपको कोई ग्रेन्यूल नज़र नहीं आएगा, जबकि बेजोफिल, न्यूट्रोफिल और एजिनोफिल में आप लोगों को ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे। तो इसीलिए हम इसको ग्रेन्युलोसाइट, जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और न्यूक्लियस तमाम में मौजूद है सिवाय एरिथ्रोसाइट्स के। दूसरा जो इसका पार्ट है ब्लड का, जो कि 55% पार्ट बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड द लिक्विड पोर्शन आर द प्लाज्मा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये सेल से बाहर है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है। सिमिलर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कंपोजिशन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा होते हैं 7%, जबकि इंटरस्टिशियम में कितना होते हैं 2%। ये डिफरेंस दोनों में वाक़या है। फंक्शन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स वगैरह को। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं क्योंकि उसमें क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं। स्टोर करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को। डिफेंस करते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज। और मेंटेन द विस्कोसिटी। ये है कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। सॉलिड हमारे पास इसमें 7 to 8% होते हैं,
जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो कि बेसिकली उसको स्टोर करते हैं, तो ये हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेस बनाते हैं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होगा, जबकि वाटर कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फ्लूइड फॉर्म है। गैसेस भी इसमें मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अब एक टर्म्स यूज़ होता है हेमेटोक्रेट, या इसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। हेमेटोक्रेट क्या है कि अगर हम एक ब्लड का सैंपल ले लें और उसी सैंपल में हम रेड ब्लड सेल का परसेंटेज मालूम करें या उसका रेशो मालूम कर लें, तो इसको हम हेमेटोक्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ब्लड का सैंपल है, ठीक हो गया। इसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तीनों हैं। तो जब हम इसमें आरबीसी का परसेंटेज मालूम कर लें तो वो हमारा हेमेटोक्रेट, सपोज इसमें आरबीसी का परसेंटेज जो है वो 45% है, तो हम कहेंगे कि इस ब्लड का हेमेटोक्रेट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है, 45% है। और मेन में ये 45 to 52% ऑफ द आरबीसी होता है, जबकि फीमेल में 37 to 48। अगेन वही वजह है कि उसमें फीमेल में प्रोडक्शन भी कम होते हैं और लॉस भी ज़्यादा होते हैं। अब इसको हम मालूम किस तरह करेंगे, प्रोसीजर क्या है। तो अगर हम एक ब्लड का सैंपल ले लें, ठीक है, और उसी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको रिवॉल्यूशन दे दें, ठीक है, तो कुछ देर बाद उसमें जो आरबीसीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जबकि प्लाज्मा पोर्शन अपर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आरबीसी नीचे बैठ गई है, सेडिमेंट हो गई है, तो उसको अगर हम टोटल ब्लड के साथ कंपेयर कर ले तो वो हमें एक प्रॉपर पार्ट फ्रैक्शन देगा कि इस टोटल ब्लड का कितना हिस्सा जो है वो नीचे बैठ गया है। अब जो नीचे हिस्सा बैठ गया है, अगर उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लें तो फिर इसको हम हेमेटोक्रेट कहेंगे। हेमेटोक्रेट कब ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन में, क्योंकि जब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा लॉस होगा तो हमारे पास सॉलिड मटेरियल ज़्यादा रह जाएंगे, तो लेवल ऑफ हेमेटोक्रेट विल इंक्रीज। दूसरा है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द अदर ब्लड सेल्स, तो इस कंडीशन में भी हेमेटोक्रेट ज़्यादा होगा। लो कब होगा, फ्लूइड ओवरलोड में, क्योंकि अगर फ्लूइड वॉल्यूम कंपेयर टू द ब्लड सेल वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारे पास हेमेटोक्रेट कम होगा, क्योंकि फ्लूइड परसेंटेज ज़्यादा होगा अब। और एनीमिया में, जिसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होते हैं। वाइट बफी कोट, वाइट बफी कोट किस कहते हैं कि जब हम एक ब्लड का सैंपल ले लें तो कुछ देर बाद हमारे साथ जो है ये ब्लड सेल आरबीसी नीचे बैठ जाते हैं। सपोज दिस इज सैंपल, यहाँ तक है, तो ब्लड सेल यहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा रह जाते हैं, ये हमारे पास प्लाज्मा होते हैं, और जो नीचे बैठ गया है दिस आर द आरबीसी। अब आरबीसी और प्लाज्मा के दरमियान एक वाइट कोट आप लोगों को नज़र आएगा, एक वाइट लेयर नज़र आएगा। उस वाइट लेयर को हम कहते हैं वाइट बफी कोट, और ये वाइट बफी कोट हमारे पास बन जाते हैं फ्रॉम द डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। तकरीबन 1% ऑफ द टोटल ब्लड होता है या लेस देन 1%। अब एक टर्म्स दूसरा यूज होते हैं सीरम। सीरम किसे कहते हैं, द क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड दैट ooze फ्रॉम द ब्लड। इस तरह मैंने बताया है कि अगर हम ब्लड ले लें और थोड़ी देर बाद उसको देख लें तो इसमें आरबीसी नीचे की तरफ होगा, क्लॉट फॉर्म में होगा, जबकि प्लाज्मा ऊपर की तरफ होगा और दरमियान वाइट बफी कोट होगा। लेकिन हम सीरम कब कहेंगे इसको, कि जब आरबीसी नीचे जो बैठ गई है वो क्लॉट हो जाए। तो जब वो क्लॉट हो जाए तो उस ब्लड में मौजूद फिब्रिनोजिन कन्वर्ट होते हैं इनटू द फिब्रिन, और फिब्रिन हमारे पास क्लॉट फॉर्म ऑफ द फिब्रिनोजिन है, एक्टिव फॉर्म। तो उस फिब्रिन जो है उसके अंदर जो वाटर फॉर्म होते हैं, जो फ्लूइड फॉर्म होते हैं, वो बाहर की तरफ ऊज आउट होते हैं। तो अब ये जो फ्लूइड बाहर की तरफ ऊज आउट हुआ, इसको हम प्लाज्मा नहीं बल्कि सीरम कहेंगे।
अब डिफरेंस प्लाज्मा और सीरम में क्या है? प्लाज्मा में फ़र्क और सीरम में फ़र्क ये है कि अगर ब्लड हमारे पास क्लॉट हो चुके हैं और इससे फ्लूइड बाहर की तरफ निकले हैं तो फिर हम इसको सीरम कहेंगे। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो चुके हैं और इसमें फ्लूइड मौजूद है तो फिर हम इसको प्लाज्मा कहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि सीरम में हमारे पास फिब्रिनोजेन नहीं होगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुके होंगे इनटू द फिब्रिन, जबकि प्लाज्मा में फिब्रिन होगा, फिब्रिनोजेन होगा क्योंकि वो क्लॉट नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सीरम और प्लाज्मा में। बाकी जो कंपोजिशन है वो सेम होगा, ओनली डिफरेंस इज इन द फिब्रिनोजेन। ये देख ले आप लोग कि नीचे अगर आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज किया है तो एक वाइट कोट नज़र आएगा, ये वाला, जो कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट से बना है। ऊपर प्लाज्मा है और नीचे जो ये रेड नज़र आते हैं ये ब्लड सेल है। लेकिन अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज ना करें और वैसे ही रख लें तो इसमें फिर सीरम और ब्लड सेल होगा, उसमें फिर प्लाज्मा नहीं होगा। अब फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, जिस तरह स्टार्ट में हमने बता दिया कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड, उसको लेके जाते हैं टुवर्ड द सेल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और सेल में जो वेस्ट बनते हैं उसको किडनी की तरफ लेके आते हैं ताकि उसको रिमूव करें। रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन को लंग से लेके जाते हैं इनटू द टिश्यू और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं इनटू द लंग्स।